Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण की अगली क्लास को लेकर के, इन्वायरमेंटल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी सभी परीक्षाओं में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी टीईटी और उसके साथ साथ सीटेट और उसके साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आपका जनसंख्या और पारिस्थितिकी जो पोर्शन है वहां पास भी इस पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और लगातार अगर आप पेपर को देख रहे हैं तो उन सभी में आए हुए प्रश्न और हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी लेक्चर, जो भी वीडियोस हैं, उनसे लिंक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल के साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। अभी भी जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टॉपिक शुरू करने से पहले वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। जैसा कि हम बात कर रहे थे पर्यावरण के बारे में, तो वहां पास हमने लगभग 7 से 8 लेक्चर्स आपको दे दिए थे। उन सभी का डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के, आप देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। जैसा कि यूपीसी टेट की परीक्षा जो होने वाली है उसमें, और उसके साथ साथ यूपी टीटी जो कि आपके नवंबर माह में होना है, दिसंबर माह में, तो अगर आप लगातार पूरी वीडियो को देखेंगे और सबका एक कंटिन्यूअस नोट्स बनाते जाएंगे तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्न हमारी लेक्चर से या नोट से आने वाले हैं। देखिए, इसके जस्ट बाद आप लोगों को जो मिलने वाला है, इसलिए हम बार बार कहते हैं चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस लेक्चर के बाद ही हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रैक्टिस सेट शुरू करवाएंगे। और 10 प्रैक्टिस सेट पिछली बार भी हमने करवाया था। 10 प्रैक्टिस सेट में से आपके 30 में से 22 से 23 प्रश्न आए थे। वही पूरी की पूरी उम्मीद होगी और आप लोगों का पूरा सहयोग होगा। तो इसलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज अपने अगले टॉपिक की ओर, सबसे महत्वपूर्ण, जहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आता है। वह टॉपिक है जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जिन्हें हम क्षति आशंकित जातियों के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षति आशंकित जातियां, अर्थात थ्रेटनेस स्पीशीज के बारे में। दरअसल ये जो क्षति आशंकित जातियां हैं, यह क्या होती हैं, इनका संबंध किससे है और इन सभी के बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसमें से मिलने वाले हैं। देखिए, होता क्या है, किसी भी जीव जंतु प्रजातियों की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन अगर हम उनका संरक्षण नहीं करते हैं तो वह हमारी पृथ्वी से, हमारे वायुमंडल से नष्ट हो जाती है। और अगर हम उनका फिर भी नहीं जगह संरक्षित नहीं किए तो धीरे धीरे करके उस पूरी तरीके से वह विलुप्त हो जाती है, जिसे हम यह कह देते हैं कि यह हमारे वायुमंडल से, हमारे पर्यावरण से विलुप्त हो चुकी है। उसके बारे में पूरे का पूरा नामो निशान मिट चुका है। तो संकटग्रस्त जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, हम उन्हीं प्रजातियों को कहेंगे, जीवों की वो सभी प्रजातियां, वनस्पतियों की वो सभी प्रजातियां जो लगातार कमी की ओर जा रही हैं, यानी जिनका अनुपात लगातार हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी में कम होता चला जा रहा है। जब कम होता चला जा रहा है, बात करते हैं गिद्ध की, आप बात करते हैं। इसी तरह अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एक सींग वाले गैंडे की बात करते हैं, लाल पांडा की बात करते हैं, गंगा डॉल्फिन की बात करते हैं। तो यह किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात कर रहे थे कि क्षति आशंकित जो जातियां हैं वो क्या होती हैं। तो बहुत सारी जातियों की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, या फिर कहें तो उसका जो प्राकृतिक आवास है, जो ईश्वर ने बनाया है, वह धीरे धीरे करके नष्ट होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सभी चीजें हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनके प्राकृतिक आवास से नष्ट करते जा रहे हैं। और जब प्राकृतिक आवास किसी का नष्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे उनको उनकी आवश्यकताओं की चीजें नहीं मिलेंगी और वो जाति प्रजातियां हमारे सामने से विलुप्त होती नजर आती हैं। इस तरीके से हम लोग उन्हीं जातियों को क्या है, क्षति आशंकित जातियों के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि ये जो क्षति आशंकित जातियां हैं, इनमें अगर हम बात करें तो एक संस्था है IUCN। क्या है? IUCN एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंस,
यहाँ पास आप देखेंगे कि IUCN एक संस्था जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज को खराब करते हैं तो हम उसको संतुलित करने के लिए घर में गार्जियंस मौजूद होते हैं, उसी तरीके से IUCN जो संस्था है वह हमें बताती है, वह हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि भैया आप इसको अभी भी समय है संरक्षित कर लीजिए, अन्यथा आपको परेशानी होगी। क्योंकि जब प्राकृतिक सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी तो उसका का पूरा दुष्प्रभाव मनुष्य के ऊपर ही पड़ने वाला है। तो यहाँ पास हम कहते हैं कि IUCN ने इस चीज को बताया कि नहीं, आपको यह चीजों को, इन जातियों को संरक्षित करना चाहिए। और इस तरीके से इस IUCN की जो स्थापना है वह 5 अक्टूबर 1448 को होती है। कब होती है? 5 अक्टूबर 1448 को होती है, जिसका मुख्यालय मार्गस स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ है? मार्गस एक जगह है जो स्विट्जरलैंड में है, वहीं इसका क्या है, ऑफिस बनाया गया है, कार्यालय बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया है। दरअसल 1948 में इसका मुख्यालय बनाया गया और उसके कुछ दिनों के बाद सन 1963 से यह IUCN संस्था है, यह विलुप्त प्राय जीवों, जंतुओं, साथ ही साथ वनस्पतियों के बारे में एक डेटा इकट्ठा करती चली आ रही है। और जितनी भी चीजें संकटाग्रस्त के रूप में हमारे सामने हैं उन सभी को एक बुक में संतुलित करती है, समाहित करती है, और उसी इसके डेटा संग्रहण को हम लोग रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं, लाल संग्रहण किताब के नाम से जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि उन सभी जातियों, प्रजातियों और वनस्पतियों में वो सभी चीजें जो कि ज्यादा से ज्यादा संकटग्रस्त हैं, यानी जिन्हें हम संकटापन्न कहते हैं, जिनका विनाश बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, जिनके संरक्षण के लिए हमें बहुत जरूरत है, उनको जो है गुलाबी पन्नों में रखा जाता है। किसमें? गुलाबी पन्नों में रखा जाता है। और जब हम उसे संरक्षित कर लेते हैं, संरक्षित करने के बाद जब उन जीवों की, वनस्पतियों की और पादपों की संख्या बढ़ जाती है तो उनको उठा करके उन गुलाबी पन्नों से कहां, हरे पन्नों पे रख दिया जाता है। हरे पन्नों का मतलब ही है कि अब इसमें विकास दिख रहा है, यानी विकसित हो रही है, इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी जातियों और जनजातियों ने, जो जातियां हैं, स्पीसीज है, पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करेंगे, वनस्पतियों की बात करेंगे, इन सभी को संरक्षण करने के लिए IUCN एक संस्था जो लगातार काम कर रही है। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसे 3 भागों में बांटा गया है, सुभेद्य, संकटाग्रस्त और घोर संकटाग्रस्त, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्षति आशंकित जातियों से संबंधित हमें नोट डाउन क्या करना है, इस बात को हम यहां देखने वाले हैं। देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। क्षति आशंकित जातियां, जिसे हम थ्रेटनेस स्पीसीज के नाम से जानते हैं। देखिए, जिन जातियों की संख्या बहुत कम हो गई है, हमने जैसे पहले भी बताया कि गिद्ध जैसे जो जीव हैं, जो जातियां हैं, वो लगातार नष्ट हो रही हैं, यानी कि उनकी संख्या कम होती जा रही है, अथवा इनके प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण ये विलोपन के कगार पर खड़ी हैं। विलोपन का तात्पर्य है कि हमारे सामने से, हमारे वायुमंडल से इनका नामो निशान मिट जाना, और इन्हें क्षति आशंकित जातियां कहते हैं। क्षति का मतलब नुकसान है, आशंकित का मतलब है आशंका बनी हुई है, और जातियों का मतलब जातियां हैं। तो जातियों की क्षति का मतलब है कि उनका पूरी तरीके से पृथ्वी से विनाश ही समाप्त हो जाएगा। तो क्षति आशंकित जातियों का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिन जातियों की संख्या बहुत कम हो गई है, या फिर उन्हें प्राकृतिक आवास से क्या है, प्राकृतिक आवास उनका नष्ट कर दिया गया है, जिस कारण से वो विलोपन की कगार पर आ गई हैं, ऐसी जातियों को क्षति आशंकित जातियां कहते हैं। देखिए, क्षति आशंकित जातियों का वितरण उनकी संख्या में कमी एवं आवास में परिवर्तन के आधार पर। जो जातियां लगातार कम हो रही हैं, अगर हम उनकी बात करें, या फिर उनकी संख्या में कमी की बात करें, या हम उसके आवास में परिवर्तन की बात करें, तो लगातार एक संस्था है, IUCN है। क्या है? IUCN इंटरनेशनल, देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिजर्व्स जो है, यह एक संस्था है, और इसके अनुसार पौधों की लगभग 25,000 जातियां, कितनी? 25,000 जातियां, कशेरुकी जंतुओं की 1,000 जातियां। कशेरुकी आप जानते हैं, अकशेरुकी आप जानते हैं, विज्ञान विषय में सर ने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा कि कशेरुकी जंतुओं की लगभग 1,000 और अकशेरुकी जंतुओं की अनेक जातियों का क्या है, विलोपन हो रहा है।
किसने बताया? IUCN संस्था ने बताया। उसने निरीक्षण किया और ये बताया कि लगातार हमारे इस वायुमंडल से, पृथ्वी मंडल से लगभग पौधों की 25,000 जातियां, कशेरुकी जातकों की 1,000 और अकशेरुकी की लगातार जातियां नष्ट होती चली जा रही हैं। तो देखिए, बात करते हैं IUCN के बारे में कि बार बार हम IUCN का नाम ले रहे हैं, यह क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, हिंदी में इसका मतलब है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, और इंग्लिश में इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1458, अभी हमने कहा 1948 को होती है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को होती है और इसका मुख्यालय मार्गस, ये मार्गस जगह स्विट्जरलैंड में है, वहां इसका मुख्यालय बनाया गया है। सन 1963 से यह विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों एवं पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक जारी करती चली आ रही है। कब से यह डेटा को संग्रहण करती है? 1963 से, और लगातार विलुप्त प्राय सुरक्षित जीव जंतुओं का डेटा बुक तैयार करती चली आ रही है। देखिए, क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पन्नों पर रखा जाता है। क्रांतिक का मतलब जिनका विनाश लगातार हो रहा है, जो बहुत तेजी से हमारे समाज से नष्ट होती जा रही हैं, उन्हें हम क्या है, क्रांतिक रूप से संकटापन्न कहते हैं। और उनके डेटा को गुलाबी पन्नों पर रखा गया है। कहां रखा गया है? गुलाबी पन्नों पर। और जीवों की संख्या में वृद्धि होने पर, जैसे उनकी संख्या वृद्धि हो जाती है, उन्हें कहां, हरे पन्नों पर रख दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपके IUCN के बारे में थे। इसके बाद हम नोट डाउन करके कुछ और बातों को समझेंगे। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देश में स्तनधारियों की 81 जातियां। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि स्तनधारियों की 81, पक्षियों की 47, सरीसृप की 15, एम्फीबियन की 3 तथा अन्य निकटग्रस्त जातियां हैं। यदि भविष्य में इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो शीघ्र ही ये विलुप्त हो जाएंगी। और ये इतनी जितनी भी हमारी सरीसृप, एम्फीबियन या पक्षियों या जीवधारियों की जातियां हैं, यह हमारे सामने से नष्ट हो जाएंगी। आप इस पूरे फैक्ट को नोट करेंगे। हम लोग इसके बाद इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बात करने वाले हैं। आप इसे नोट डाउन करिए। तो हम लोग देखेंगे कि जो क्षति आशंकित जातियां हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत सभी जातियों को, जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं, क्षति जातियां हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी की अगर हम बात करें, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है विभेद्य, दूसरा है संकटग्रस्त और तीसरा है घोर संकटग्रस्त। नाम से ही जैसा क्लियर होता है। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहला है सुभेद्य। सुभेद्य क्या होता है? जब भी 10 वर्षों का आंकड़ा तैयार किया जाता है और उस 10 वर्ष के आंकड़े में किसी भी प्रजाति की लगभग 50% जनसंख्या की कमी दर्ज की जाती है, यानी अगर 100 लोग थे और 100 जीव जंतुओं में से 50 से ज्यादा जीव जंतुओं की कमी हो जाती है 10 वर्ष के पूरे क्राइटेरिया में, तब वो सभी श्रेणियां, वो सभी जीव जंतु सुभेद्य के अंतर्गत आती है। बात क्लियर होगी। और इन जीव जंतुओं का विलुप्त होने का खतरा भी लगातार बना रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हम देखते हैं कि एक सींग वाला जो गैंडा, जो आप जानते हैं, जब आप अभी क्या कहते हैं अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब वहां आप देखेंगे कि असम में ये सब चीजों का क्या है, ज्यादा महत्व बताया गया है। तो एक सींग वाला गैंडा, उसके साथ साथ समुद्री कछुआ, जो आपकी परीक्षा में ऑलिव रिडले के नाम से भी पूछा गया है। तो यह जो एक सींग वाला कछुआ है और जो आपका समुद्री कछुआ है, एक सींग वाला गैंडा और समुद्री कछुआ, ये दोनों विभेद सुभेद्य के अंतर्गत आते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये क्षति आशंकित जातियों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कितनी? 3, जिसमें पहला सुभेद्य है, जिसे वेनरेबल के नाम से जानते हैं। दूसरा संकटग्रस्त, जिसे इंडेंजर्ड कहते हैं। और घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के नाम से हम इसे जानते हैं। एक एक बात को जब समझेंगे तो सुभेद्य क्या है? यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की 50% जनसंख्या से अधिक की कमी दर्ज कर ली जाती है तो वो सभी जातियां सुभेद्य के अंतर्गत आती हैं। देखिए, तो इन प्रजातियों को सुभेद्य श्रेणी में रखा जाता है। इन श्रेणियों में रखे गए जीवों के विलुप्त होने का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि 10 वर्षों में जब हम इसका आंकड़ा लेते हैं तो वहां पास जनसंख्या के 50% से ज्यादा अधिक खतरा हमें समझ में आता है। देखिए, बात करते हैं कौन कौन से जीव हैं। तो यहाँ देखिए जीवों के नाम, जिसमें एक सींग वाला गैंडा, यह कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, काजीरंगा व मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पाए जाते हैं। पावितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य असम हिमाचल की तलहटी में एक सींग वाले गैंडे क्या है,
पाए जाते हैं। इनकी क्या विशेषता है? गैंडे की सभी प्रजातियों में एक सींग वाला गैंडा सर्वाधिक सबसे बड़ा गैंडा होता है और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो, इसके लिए इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम के द्वारा जिस लगातार इन गैंडे की संख्याओं में वृद्धि की कोशिश की जा रही है। दूसरा जीव ऑलिव रिडले, जो एक समुद्री कछुआ है जिसका ये वैज्ञानिक नाम है ऑलिव रिडले। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की गर्म जल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत, अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे, अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी यह क्या है पाया जाता है, क्योंकि वहां पास भी गर्म जल क्षेत्र मौजूद है। विशेषता, उड़ीसा के गहीर माथा में इन कछुओं के घोंसले और अंडे सर्वाधिक मात्रा में देखे गए हैं। कौन से कछुए? तो ऑलिव रिडले के बारे में। यह पूरा का पूरा ब्यौरा था आपका सुभेद के बारे में। आप इसे इसी तरह चार्टिंग करके नोट करेंगे। हम बात करने वाले हैं संकटग्रस्त जातियों के बारे में। तो हम लोग देखने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। हमने कहा पहला जो है आपका सुभेद के अंतर्गत आता है और दूसरा संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोगों ने समझा कि सुभेद के अंतर्गत उन जीव जंतुओं की जातियों को रखा जाता है जिनका 10 वर्ष के अंतराल में 50% तक उनकी जनसंख्या में गिरावट आती है। उसी तरीके से बहुत ही एकदम श्रेणीबद्ध क्रम में हम देखेंगे कि जो संकटग्रस्त जातियां होंगी 10 वर्ष के दौरान अगर उनकी जनसंख्या में 50% नहीं 70% की कमी देखी जाती है तो वो सभी जातियां संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, हिंद तेंदुआ और सुनहरा लंगूर के बारे में पूछा जाता है। देखिए, बात करते हैं लाल पांडा का, तो वह सिक्किम, असम जैसे क्षेत्रों में, और बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बात फैक्ट की, तो लाल पांडा अपना अधिकांश भोजन बांस के वृक्ष से प्राप्त करता है। इस फैक्ट को आप नोट कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो यहां से प्रश्न पूछा जाता है वह गंगा डॉल्फिन को लेकर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने 5 अक्टूबर सन 2009 को इस गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। और लगातार तेल के प्रयोग से और इसके बाद जल का प्रदूषण होना, साथ ही साथ जाल का प्रयोग करके इन मछलियों को पकड़ करके इनका उपयोग किया जा रहा था और इनकी जातियां जो संकटग्रस्त श्रेणी में आती चली जा रही है। इसी तरह हिम तेंदुआ की बात करेंगे, सुनहरे लंगूर की बात करेंगे, तो ये सभी जीव जंतु आपके संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात 10 वर्षों के अंतराल में इनकी जनसंख्या में 70% की कमी देखी गई। तो देखते हैं क्या फैक्ट है। तो देखिए, दूसरा संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड की बात करेंगे, तो इंडेंजर्ड के अंतर्गत यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की संख्या में 70% जनसंख्या की कमी देखी जाती है तो ऐसी जातियां संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें देखिए जीवों के नाम में लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, हिम तेंदुआ और सुनहरा लंगूर आता है। यह लाल पांडा कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल और उत्तरी म्यांमार क्षेत्रों में यह क्या है पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह अपना अधिकांश भोजन बांस के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट, गंगा डॉल्फिन, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार आ रहे हैं, तो आप यहाँ पास देखेंगे कि यह गंगा डॉल्फिन कहाँ? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के अपवाह तंत्र में। अपवाह तंत्र क्या है? यह ज्योग्राफी वाले सर आपको अच्छी तरीके से बताए होंगे। और यहाँ पास जिनमें से असम, यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान के क्षेत्रों में यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और क्या कहते हैं सिंधु का जो अपवाह तंत्र है वहां पास यह गंगा डॉल्फिन क्या है पाई जाती है। यहाँ देखिए, यह जो गंगा डॉल्फिन है यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि इसे भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009, यह तिथि बहुत आपको याद रखनी है, 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और इस गंगा डॉल्फिन के कमी का जो कारण है जल का प्रदूषण, मछली पकड़ने का जाल और तेल के लिए लगातार इसका शिकार करना, इस गंगा डॉल्फिन के संकट का महत्वपूर्ण कारण आपके सामने आता है। देखिए, हिम तेंदुआ की बात करेंगे तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसकी विशेषता की बात करेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आपका जो हिम तेंदुआ है यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है और साथ ही साथ इसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया है कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आप किसे लगाएंगे? हिम तेंदुआ को सही करेंगे। और साथ ही साथ पहाड़ों का भूत किसे कहते हैं? तो हिम तेंदुआ को कहा जाता है। लास्ट है देखिए
सुनहरा लंगूर यह पश्चिमी असम, त्रिपुरा, भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ आप इसे देखेंगे कि सुनहरे लंगूर के बारे में कि यह ऊंचे पर रहना और समूह में चलना पसंद करते हैं। इस तरीके से यह 4 महत्वपूर्ण फैक्ट आपके किससे संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड के बारे में हो जाते हैं। आप इसे इसी तरह चार्ट वाइज नोट करिए। तो इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि पहला आपने देखा सुभेद्य को, दूसरा संकटग्रस्त, तीसरा जो है आपका घोर संकटग्रस्त जिसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के नाम से जानते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के नाम से जिन जिन जीवों को जानते हैं उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। आखिरकार अगर हम इसे कैटेगराइज कर रहे थे तो पहला जो आपका टॉपिक था कौन सा, सुभेद्य यानी वल्नरेबल। इसके अंतर्गत 10 वर्षों के आकलन में हमने देखा कि जनसंख्या में 50% की गिरावट आ रही थी। साथ ही साथ जो संकटग्रस्त इंडेंजर्ड थे उसमें जनसंख्या में जो गिरावट 10 वर्षों के अंतर्गत थी वह 70% देखने को मिली। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत 10 वर्षों के अंतराल में इन प्रजातियों की संख्या में 90% की कमी देखी गई। क्योंकि जब क्रिटिकली लग गया इसका मतलब है कि ये एकदम से खत्म होने वाले हैं, बचा सको तो बचा लो, यानी 90% जनसंख्या इनकी 10 वर्षों में समाप्त हो चुकी है। 100 में से सिर्फ 10 ही लोग बचे हैं। ऐसे कौन से जीव हैं, तब उसमें आप देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम आता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे गंगा सार्क का नाम आता है। गंगा सार्क के साथ साथ पिग्मी हॉक का नाम आता है। इस तरीके के जीव जंतु इसमें आपको देखने को मिलते हैं। यह कहां पाए जाते हैं, इनकी क्या प्रमुख विशेषता है, हम चार्ट के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 10 वर्षों के अंतराल में जनसंख्या में 90% की कमी आएगी तो उसे घोर संकटग्रस्त जीव जंतुओं के अंतर्गत रखेंगे। तुरंत इस बात को आप याद कर लेंगे कि एक फैक्ट बनाते हैं कि अगर 50% है तो सुभेद्य के अंतर्गत, 70% है तो संकटग्रस्त के अंतर्गत और 90% है तो आपका घोर संकटग्रस्त के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। कौन कौन से जीव हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सों में पाया जाता है। इस बात को हमें याद कर लेना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह आपका घोर संकटग्रस्त जीवों के अंतर्गत आता है। देखिए यह कैसा होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर जीव की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग की भांति यह दिखने वाला और भारी पक्षियों में एक प्रमुख पक्षी है। शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है, भारी पक्षियों में एक प्रमुख है और भारत में इसके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा जीव गंगा सार्क है। भारत में गंगा नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी में यह गंगा सार्क क्या है, पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो यह गंदे जल में रह सकती है और इसका प्रमुख भोजन मछलियां हैं। इस बात को आप यही याद करते जाइए। साथ ही साथ तीसरे जीव की ओर बढ़ेंगे तो साइबेरियन क्रेन का नाम आपने बहुत सुना होगा, बार बार पूछता है और यहाँ से प्रश्न जरूर आता है कि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा संकटग्रस्त जीव देखा गया, तो साइबेरियाई क्रेन देखा गया, साइबेरियन क्रेन देखा गया। आर्कटिक रूस, पश्चिमी साइबेरिया इसका मुख्य निवास है और यह एक प्रवासी पक्षी है। प्रश्न पूछा जाता है इनमें से प्रवासी पक्षी कौन सा है, और ऑप्शन में आपके साइबेरियन क्रेन रहता है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जो जाड़े में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देखे जाते हैं और इन्हें अंतिम बार वर्ष 2002 में देखा गया था, इसलिए यह घोर संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। पिग्मी हॉक यह एक प्रकार का सुअर होता है। मानस जीव अभ्यारण्य व उसके आसपास का क्षेत्र इसका प्रमुख स्थान है। बात करेंगे विशेषता की तो विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर क्या है, पिग्मी हॉक है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आपके हर एक परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं और आप तुरंत इसी तरीके से चार्ट नोट करके और नोट्स बनाते जाइए। फिर हमसे आप बात करिएगा कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके काम का है या आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, आप कमेंट करके हमें जल्दी हमारा मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक ही हमारा क्या है, मनोबल है और उसी के द्वारा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये चीजें हम आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से दें। इसलिए चैनल पे इसी तरह बने रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।